हेलो एवरीवन, नेटस्कैप का ब्लूटूथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने चर्चा की थी क्लास 10 बायोलॉजी में हमारा पर्यावरण के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये जो हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आधा पार्ट है इसका, और अगला जो पार्ट है वो अभी हम लोग यहाँ पे बताने आपको जा रहे हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने आपसे चर्चा की थी आहार श्रृंखला के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि आहार श्रृंखला के बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिक किसी भी आहार श्रृंखला में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। पहले होते हैं आपको उत्पादक, दूसरे होते हैं आपको हम लोग एक बार से देंगे उपभोक्ता, और तीसरे होते हैं अपघटक। उपभोक्ता, उत्पादक के बारे में हमने आपको बताया था, आपको अगर याद हो तो उत्पादक वो होते हैं जो कि आपको सभी आप कह सकते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हो और वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन जो है स्वयं तैयार करते हो, वो सभी आते हैं उत्पादक के अंतर्गत। एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरोफिल होने के साथ साथ यूकैरियोटिक वर्ड क्यों नहीं यूज किया। कई सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उत्पादक हरे पेड़ पौधों को हम कहते हैं, तो फिर हम उनको यूकैरियोटिक क्यों नहीं कह सकते। तो ये कहना गलत इसलिए होगा, हम यूकैरियोटिक डायरेक्टली इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि नील हरित शैवाल साइनो बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक नहीं है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, यानी कि उसको भी हम उत्पादक के अंतर्गत रख सकते हैं। इसीलिए उत्पादक को हम सिर्फ यूकैरियोटिक डिनोट नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये कहते हैं कि उत्पादक वो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो सीधे यूकैरियोटिक वर्ड हम यहाँ पे हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक नील हरित शैवाल यानी कि आपको ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। ओके, तो उत्पादक के बारे में हम लोग जान गए हैं। अभी हम लोग फिर से कई सारे एग्जांपल लेके इसकी बात हम लोग करेंगे। उसके बाद वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने खाने पीने के लिए, कह सकते हैं कि जीवित रहने के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं उत्पादक पे। अपने भोजन के लिए वो पूरी तरह से उत्पादक पे या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष, किसी भाषा में आप बोल सकते हैं, वो किस पे डिपेंड रहते हैं? उत्पादक पे यानी कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं। वो कहलाते हैं उपभोक्ता। यहाँ पे एक वर्ड आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, परोक्ष और अपरोक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच? तो इसी बेसिस पर अगर वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि वैसा उपभोक्ता, वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव, वैसा उपभोक्ता, कुछ भी आप लिख सकते हैं इन तीनों में से। या तो लिखिए वैसा जीव, या लिखिए वैसे उपभोक्ता, या वैसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए उत्पादक पे निर्भर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता ही है लेकिन डायरेक्टली डिपेंडेंट है, प्रत्यक्ष रूप से डिपेंडेंट है, परोक्ष रूप से निर्भर है। किस पे? उत्पादक पे। किस लिए? अपने भोजन के लिए। तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे सभी सिर्फ शाकाहारी जीव आते हैं, यानी कि वे सभी जीव जो मांसाहारी नहीं होते, सिर्फ शाकाहारी होते, सिर्फ शाकाहारी, यानी कि गाय, भैंस, बकरी, है ना, ये सभी जो ऑर्गेनिज्म है जो पूरी तरह से डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं उत्पादक पे, यानी कि पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, वो आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। तो एक चीज तो जान गए कि प्राथमिक उपभोक्ता को आप डिफाइन कैसे करेंगे और उसका एग्जाम्पल आप क्या क्या ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने दिख जाएंगे अगर आप अपने इसको रिवाइंड करें तो। ओके,
तो सभी जो शाकाहारी जीव है, बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, वो आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म जो इनडायरेक्टली, अपरोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, तो ये वो ऑर्गेनिज्म है, वैसे जीव है जो इनडायरेक्टली उत्पादक पे डिपेंड रहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये अपने भोजन के लिए डायरेक्ट उत्पादक पे डिपेंड न होकर ये किस पे डिपेंड रहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता पे डिपेंड रहते हैं। जैसे अगर आप भोजन के रूप में साग सब्जी ले रहे हैं तो आप प्राथमिक उपभोक्ता हैं। लेकिन अगर आप भोजन के रूप में खसी का मीट यानी कि रेड मीट, मुर्गे का मीट, मुर्गा जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, दाना चुगता है ना, किसी भी बर्ड्स को खाने के रूप में ले रहे हैं, है ना, तो आप क्या है? आप द्वितीय उपभोक्ता है। आप प्राथमिक उपभोक्ता उस समय नहीं होते हैं। जब आप मटन खा रहे होते हैं उस समय आप द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, न कि आप प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और जब आप साग खा रहे होते हैं, चावल दाल सब्जी खा रहे होते हैं, चटनी भी मिला सकते हैं, तो सलाद भी मिला सकते हैं, तो उस समय आप प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। लेकिन वहीं जब आप सैलेड के साथ मटन लेते हैं, चिकन लेते हैं, एग लेते हैं, तो उस समय आप द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। मछली लेते हैं तो उस समय आप द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि जितना भी हमने नाम लिया, वो चाहे एग हो या चिकन हो या मटन हो या मछली हो, ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है। क्योंकि मछली भी जो होती है, बहुत सारी ऐसी मछली होती है, छोटी मछली को खाती है, लेकिन कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो शाकाहारी होती हैं, है ना। दूसरी जो चिकन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं मुर्गा या मुर्गी जो भी हो, वो क्या करती हैं? वो दाना चुगती हैं, यानी कि वो प्राथमिक उपभोक्ता होती है। बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स, या आपको क्या कह सकते हैं, मटन, है ना। तो ये जितने भी होते हैं वो सब के सब जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होती है। और अगर आप उन्हें अपने भोजन के रूप में ले रहे हो, यानी कि आप मांसाहारी के फॉर्म में हो, तो आपको द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है ना। तो आप इसमें मांसाहारी को रख सकते हैं। अब हम लोग जब आहार श्रृंखला का एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता को हम कहां रखते हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल उसमें आप देख सकते हैं, और फिर आप द्वितीय उपभोक्ता को आप लोग कहां पे रख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में जो आते हैं वो होते हैं अपघटक। अपघटक वो होते हैं जो कि मृत, इनको आप मृत जीवी कह सकते हैं, यानी कि वे सभी ऑर्गेनिज्म जो मृत जीवों को से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं अपघटक, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आप समझ गए कि कहां कहां पे हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग जीवों में हम लोग अलग अलग, जैसे हम लोगों ने उस दिन पिछले वीडियो पे उसमें अलग अलग परितंत्र की चर्चा की, स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र और मरुस्थलीय, जो भी हो, स्थलीय परितंत्र है, जलीय परितंत्र है, कृत्रिम परितंत्र है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। स्थलीय में भी हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे घास का मैदान है, जंगली है, मरुस्थलीय, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। फिर जलीय में भी हम लोगों ने स्वच्छ जलीय और जो है क्या कहते हैं लवणीय जल की चर्चा की थी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें अलग अलग खाद्य श्रृंखला या पोष आहार श्रृंखला जो है देखने को आपको मिलती है, जिसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं, है ना। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करें, देखते हैं घास, मान लीजिए कि अगर परितंत्र हमारा हो घास का मैदान, तो इसमें उत्पादक क्या होगा? उत्पादक हम यहां पे दे देते हैं, उत्पादक को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद आता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर आता है आपका शीर्ष उपभोक्ता। ओके,
तो हमारा मान लीजिए कि परितंत्र यहाँ पे है घास का मैदान, तो यहाँ पे उत्पादक क्या होगा, घास होगा, यानी कि छोटे छोटे पौधे होंगे। घास पे जो डिपेंड करता है वो होगा आपका टिड्डा होगा, छोटे छोटे कीट जो होते हैं उस घास पे बैठे रहते हैं। इस टिड्डा को खा लेता है आपका मेढक, और इस मेढक को खा लेता है आपका सांप। तो ये एक आहार श्रृंखला आपको देखने को मिलती है घास के मैदान में। दूसरी अगर हम लोग बात करें जंगल की अगर हम लोग बात करें तो जंगल में आता है आपका, सॉरी आप यहां पे लिख सकते हैं छोटा पौधा, इसको आप गाय लिखिए, भैंस लिखिए, भेड़ लिखिए, जो भी आप लिख सकते हैं, ये सभी आपको शाकाहारी। बकरी लिख सकते हैं, बकरी, ओके। इस बकरी को आपको जो है आप यहाँ पे लोमड़ी लिख सकते हैं, ओके। और इसको आपको यहाँ पे शेर या बाघ या चीता जो भी है यहाँ पे शीर्ष उपभोक्ता के रूप में आ सकता है, ओके। फिर हम लोग बात कर लेते हैं जलीय परितंत्र की। जलीय परितंत्र की अगर हम लोग बात करें तो उत्पादक के रूप में यहाँ पे आ जाता है शैवाल, और यहाँ पे आ जाते हैं जंतु प्लवक, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, इसमें आ जाती है। उसके बाद छोटी मछली, उसके बाद आ जाती है बड़ी मछली, है ना। तो यहाँ पे अब आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप समझ गए होंगे एक तरह से कि आहार श्रृंखला होता क्या है, अलग अलग परितंत्र में हम किस तरह से आहार श्रृंखला को बना सकते हैं। आप खुद भी अब बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि सारे एग्जाम्पल आपके जाने पहचाने एग्जाम्पल है, कुछ भी इसमें अलग तरीके से नया नहीं डाला गया है, वही एग्जाम्पल डाले गए हैं जिनसे आप पूरी तरफ वाकिफ हैं, जिन्हें आप पूरी तरफ जानते हैं, उनके पोषण को जानते हैं, उनके खाने पाने के हैबिट को जानते हैं। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आपसे क्या किया जाएगा कि एक आहार श्रृंखला रखा जाएगा, एक यहां से कोई हटा दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, यहां से कुछ हटाया जा सकता है, पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो यही बस आपसे पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में, ओके। तो ये आप बता सकते हैं आसानी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे कि आप आहार श्रृंखला कैसे बना सकते हैं। अब हमको ये जानना है कि ये आहार श्रृंखला जो होते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि घास के मैदान में, जंगल में जलीय जीव जो है, जलीय परितंत्र में अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें कभी कभी देखा जाता है, कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक से अधिक जंतुओं द्वारा शिकार बन जाता है ना। एक ऑर्गेनिज्म एक से अधिक जंतुओं द्वारा शिकार बन जाता है, एक से अधिक लेवल पे, है ना। तो इस तरह जब ऐसा देखा जाता है तो ये आहार श्रृंखला एक आहार जाल का रूप ले लेती है। क्या ले लेती है? एक आहार जाल का रूप ले लेती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक आहार श्रृंखलाओं के ऑर्गेनिज्म, आप कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक आहार श्रृंखलाओं में उपस्थित जीव 2 या 2 से अधिक जीवों के द्वारा आहार बन जाते हो तो एक आहार जाल का निर्माण होता है। फिर से एक बार हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक आहार श्रृंखलाओं में उपस्थित जीव जब 2 या 2 से अधिक जीवों के द्वारा आहार बन जाते हैं तो उनको हम लोग आहार जाल कह सकते हैं। तो अब इसी को हम लोग आहार जाल के रूप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आप एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा, उसमें भी आपको आहार जाल का फिगर मिलेगा। यहाँ सामने भी हमने फिगर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इस फिगर में आहार जाल का एक फिगर आपको दिख रहा होगा, वो भी फिगर आप बना सकते हैं। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका नाम आप लिख सकते हैं। वैसे फिगर बनाने के लिए आहार जाल का कभी कभी पूछा जाता है, रेयर केस में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ पूछा जा सकता है आहार जाल होता क्या। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। आप देखिए होता क्या है, क्या अक्सर क्या देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक से अधिक जो ऑर्गेनिज्म है, कभी कभी एक से अधिक ऑर्गेनिज्म द्वारा आहार जाल बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए
कि ये टिड्डा जो है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। घास है, टिड्डा है, टिड्डा को अब चिड़िया भी खा सकती है, चिड़िया को सांप भी खा सकता है, और सांप को आपका बाज भी खा सकता है, छोटी चिड़िया को भी बाज खा सकती है। ओके, अब यहाँ पे इसको घास को आपका खरगोश भी खा सकता है, और खरगोश को लोमड़ी भी खा सकती है। अब ये जाके देख रहे हैं कि आप ये जाके फिर लोमड़ी से जुड़ गया है, इस लोमड़ी को शेर या बाघ भी खा सकता है। ओके, अब बात आती है कि इससे जैसे भेड़ बकरी है, यहाँ पे अगर हम लोग मनुष्य को रख दें तो मनुष्य हो गया, और यहाँ पे चीता द्वारा भी शिकार बन सकता है। ओके, ये मनुष्य जो है अब यहाँ बड़ी मछली को खा सकता है ना। तो ये एक तरह से पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक आहार, आपने देखा कि ये कई तरह से इंटरकनेक्टेड हो जाता है। ये छोटे छोटे जंतु प्लवक को भी मनुष्य खाने के रूप में ले सकता है, छोटी मछली को भी मनुष्य खाने के रूप में ले सकता है ना। तो भैंस पे भी दूध के लिए वो डिपेंड रहता है, गाय पे भी दूध के लिए वो डिपेंड रहता है। तो ये पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि एक जाल का रूप ले लेता है, जब दो या दो से अधिक आहार श्रृंखला अलग अलग आहार के लिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाती है, तो वो आहार जाल का रूप ले लेती है ना। तो ये बात अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आहार श्रृंखला क्या होता है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, फिर आहार जाल क्या होता है। अब जो एक नया टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं वो है पोषी स्तर। पोषी स्तर क्या होता है, जिसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं, पोषी स्तर। तो पोषी स्तर को अगर हम लोग जाने तो पोषी स्तर जो आहार श्रृंखला होता है, उस आहार श्रृंखला का प्रत्येक लेवल एक पोषी स्तर का निर्माण करता है। यहां पे हम लोग लिख दे पोषी स्तर, पोषी स्तर, यानी कि आप कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक लेवल एक पोषी स्तर का निर्माण करता है। यानी कि उत्पादक भी एक पोषी स्तर है, उपभोक्ता के लेवल पर भी एक पोषी स्तर का निर्माण होता है, द्वितीय, यानी कि हर एक लेवल पे एक पोषी स्तर का निर्माण होता है। तो पोषी स्तर को अगर हम लोग बनाए तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ओके, उत्पादक, ये हो गया आपका उपभोक्ता, ये आपका द्वितीय उपभोक्ता, ये शीर्ष उपभोक्ता। ओके, ये आपका मान लीजिए यहां, ये यहां, ये यहां, और ये आपका यहां। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीयक पोषी स्तर और चतुर्थ पोषी स्तर। ओके, यानी कि किसी भी आहार श्रृंखला का जो उत्पादक होता है वो प्रथम पोषी स्तर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर का सदस्य होता है, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर का सदस्य होता है, शीर्ष उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर का सदस्य होता है। और किसी भी आहार श्रृंखला में, चूंकि ये पिरामिड का शेप हमने बताया कि आप कहेंगे कि ये पिरामिड का शेप ही क्यों बना, क्यों नहीं बराबर हमने बनाया, तो बराबर इसलिए नहीं बनाया जाता, इसका भी कारण है कि किसी भी आहार श्रृंखला में जब आप देखिएगा तो उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा होती है, उसकी अपेक्षा प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या उससे कम होती है, उससे कम द्वितीय उपभोक्ता की संख्या होती है, और सबसे कम चतुर्थ उपभोक्ता की संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जंगल में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, उसके बाद आपको खरगोश या गाय भैंस भेड़ की संख्या उससे कम होती है, मतलब पेड़ पौधों की संख्या से उसकी संख्या कम होती है, आपने देखा होगा। उससे कम संख्या लोमड़ी की होती है, और सबसे कम संख्या शेर या बाघ की होती है। तो अगर आप सोचिए कि अगर जंगल में लोमड़ी की अपेक्षा शेर बाघ की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा, क्या उनको पोषण मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, परितंत्र अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये भी एक बैलेंसिंग का फिगर आउट है कि हमेशा उत्पादक को सबसे ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि उस पे कई तरह से परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से सब डिपेंडेंट है। उसके ऊपर के जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे द्वितीयक हो चाहे
प्रथम पोषी स्तर, सॉरी आप कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीय उपभोक्ता हो, शीर्ष उपभोक्ता हो, वो सब डिपेंड रहते हैं उत्पादक पे। इसलिए उत्पादक की संख्या किसी भी परितंत्र में आप चले जाइए, उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा होती है। चाहे कोई भी आहार श्रृंखला हो, कोई भी परितंत्र हो, उत्पादक सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए अगर एक तरह का ये जो पोषी स्तर बनाया जाता है उसमें ये पिरामिड का शेप बन जाता है, क्योंकि प्रथम पोषी स्तर यानी कि उत्पादक का जो मास होता है, जो संख्या होती है, वो सबसे ज्यादा होती है ना। तो यानी आप कह सकते हैं अगर पोषी स्तर को डिफाइन किया जाए तो आप डिफाइन कर सकते हैं उसको आसानी से कि किसी भी आहार श्रृंखला का प्रत्येक लेवल एक पोषी स्तर का निर्माण करता है। पोषी स्तर प्राथमिक भी हो सकते हैं, द्वितीयक होते हैं, तृतीयक होते हैं, चतुर्थ होते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि उत्पादक जो है वो प्रथम पोषी स्तर का सदस्य है, प्राथमिक उपभोक्ता जो है द्वितीयक पोषी स्तर के सदस्य है, तृतीयक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर के सदस्य हैं और शीर्ष उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर के सदस्य हैं। ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आपको एग्जांपल दिया जाएगा कि आप बताइए कि बाघ या चीता किस पोषी स्तर का सदस्य है। तो आपका एग्जांपल होगा, आप सबसे पहले सोचेंगे इसके आहार श्रृंखला के बारे में कि आहार श्रृंखला में बाघ या चीता किस लेवल पे आता है। तो आप देखेंगे कि बाघ या चीता शीर्ष उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। और शीर्ष उपभोक्ता किस पोषी स्तर में आ रहा है? चतुर्थ पोषी स्तर में, यानी कि बाघ जो है वो चतुर्थ पोषी स्तर का सदस्य है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि छोटे पौधे या घास किस पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो आपका एग्जाम्पल फिर आप सोचेंगे कि आहार श्रृंखला में छोटे पौधे या घास कहां आते हैं। तो छोटे पौधे या घास उत्पादक होते हैं, और उत्पादक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रथम पोषी स्तर का सदस्य है, यानी कि छोटे पौधे या घास जो है वो प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि मेढक जो है वो किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा घास के मैदान में मेढक जो है वो प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आता था। तो प्रथम उपभोक्ता किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत आता है। यानी कि जो आपका मेढक जो है, चाहे टिड्डा लीजिए, जो भी लीजिए, तो वो टिड्डा जो है वो किधर आता है? आपका द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत। इस तरह के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है एनर्जी ट्रांसफर की, कि जब प्रत्येक लेवल पे पोषी स्तर पे पोषण मिलता है ऑर्गेनिज्म को, तो कितने परसेंट एनर्जी का ट्रांसफर होता है प्रथम से द्वितीय में, द्वितीय से तृतीय में, तृतीय से चतुर्थ में। तो एग्जाम्पल आप इसको हम लोग कहते हैं 10% रूल। 10% रूल, जब इसको आप याद रखिएगा, 10% रूल को आप कभी नहीं भूल पाइएगा। 10% रूल का मतलब है कि प्रत्येक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उत्पादक 1000 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पादन करता है, तो ये 1000 में से सिर्फ 100 किलो कैलोरी एनर्जी जो है द्वितीय पोषी, यानी कि प्रथम पोषी स्तर में अगर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी बनता है, उत्पादन होता है जैव मात्रा का, तो उसका सिर्फ 100 किलो कैलोरी जाएगा अगले पोषी स्तर को, यानी कि 1000 का 10%। और फिर इसका 10% इसको, यानी कि 10 किलो कैलोरी, और इसका 10% फिर इसको, यानी कि 1 किलो कैलोरी, है ना। तो हर एक लेवल पे, प्रत्येक पोषी स्तर के लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी कि उत्पादन लेवल पे अगर ये फोटोसिंथेसिस के दौरान 1000 किलो कैलोरी उत्पादन कर रहा है जैव मात्रा का, तो उसका सिर्फ 100 किलो कैलोरी अगले पोषी स्तर को ट्रांसफर होगा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता पे जो एनर्जी उत्पादन हो रहा है उसका सिर्फ 10% द्वितीय उपभोक्ता को मिलेगा, यानी कि 100 किलो कैलोरी है तो सिर्फ 10 किलो कैलोरी उसको मिलेगा। बाकी आप बात आती है कि मान लीजिए कि फिर इसका 90 किलो कैलोरी कहां गया, तो 90 किलो कैलोरी उसको भी तो जरूरत है। अगर पौधा 1000 किलो कैलोरी बना रहा है तो वो अगले सारी एनर्जी अगले को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो बाकी 90% एनर्जी जो होती है वो उसके कुछ एनर्जी जो होती है ऊष्मा के रूप में एनवायरमेंट में हरास हो जाती है, और कुछ एनर्जी उसके अपने उपापचय, मेटाबॉलिज्म में, उसकी वृद्धि में, विकास में, है ना, उसको भी तो जरूरत होती है। तो बाकी एनर्जी वो अब खुद यूटिलाइज करता है और कुछ ऊष्मा के रूप में वातावरण में जो होती है हरास हो जाती है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी एक पोषी स्तर में मान लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि
उत्पादक जो है वो इतना किलो कैलोरी ऊर्जा बना रहा है, तो तृतीयक कोशीय स्तर को, है ना, चाहे द्वितीयक उपभोक्ता को कितनी एनर्जी मिलेगी। तो उत्पादक के बाद आता है प्राथमिक, तब आता है द्वितीयक। तो प्राथमिक को कितना, उत्पादक मिल रहा है 1000, तो प्राथमिक को कितना मिलेगा, उसका 10%, यानी कि 1000 का 10% 100। और फिर द्वितीयक आपसे पूछा जा रहा है, तो द्वितीयक को कितना मिलेगा, 100 का 10%, यानी कि सिर्फ 10 किलो कैलोरी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आपसे अगर पूछा जाता है तो, है ना, ये आप बना सकते हैं। अब जो है अगला टॉपिक आपको आता है, इसमें आप देखेंगे पढ़ेंगे, तो अगला टॉपिक हम लोगों का पूछा जाता है ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या है, इससे क्या फायदा है हम लोगों को, और जो है ओजोन लेयर के आपने कई बार सुना होगा कि कुछ जगह पे अंटार्कटिका पे जो है होल हो गया है, क्या है, कई सारे प्रॉब्लम्स है, क्या कारण हो सकते हैं इसके, है ना। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी। ओजोन लेयर जो होता है ये जो होता है जब आपकी प्रकृति में ऑक्सीजन जो होता है O2, जब ये यूवी लाइट के संपर्क में आता है तो ये टूट जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन में, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन फिर से O2 से रिएक्शन करके बनाता है O3, और ये O3 जो है यही ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र है ना। तो हमारे इन्वायरमेंट में 4 लेयर्स होते हैं, है ना। ये चारों लेयर जो होते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर, हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ट्रोपोस्फियर इन्वायरमेंट में आपसे जब हमारे ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहला जो लेयर मिलेगा वो मिलेगा ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आता है आपका मेसोस्फियर, और इसके बाद आता है आपका सबसे ऊपर थर्मोस्फियर, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। उसी के अंदर आयनोस्फियर वगैरह आते हैं, आयन मंडल जिसे आप कहते हैं। तो ट्रोपोस्फियर सबसे कम पतला होता है। बाकी आप कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर जो होते हैं वो वायुमंडल के 90% भाग बनाते हैं। तो बात आती है ये काफी पतला होता है हमारे, आप कह सकते हैं सर के ऊपर जो पहला लेयर आता है वो आता है ट्रोपोस्फियर, इसकी लंबाई जो होती है 5 से 6 किलोमीटर होती है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि ट्रोपोस्फियर के बाद 50 किलोमीटर के रेंज तक, मतलब आपके सर के ऊपर से 50 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर ही होता है। और इसी स्ट्रेटोस्फियर में आपका ओजोन लेयर मौजूद होता है। कौन सा लेयर, ओजोन लेयर मौजूद होता है। यानी कि आपके सर के 15, आपके जब आप ऊपर जाइएगा तो ऊपर जाने 15 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर तक, 15 से 30 किलोमीटर, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो 15 किलोमीटर जाने के बाद ओजोन लेयर शुरू होता है, 30 किलोमीटर जाके खत्म हो जाता है। यानी कि टोटल 15 किलोमीटर इसकी हाइट होती है, मोटाई होती है, आप कह सकते हैं। इसको डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है एक्चुअली, किलोमीटर वहां पे मोटाई जो होती है, ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है डॉप्सन यूनिट में आप माप सकते हैं, डीबी आप कहते हैं। तो 15 से 30 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वो ओजोन लेयर की होती है, जो कि ओजोन गैस से बनी होती है। और ये इतना हेल्पफुल होता है हम लोगों के लिए कि सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों की बहुत कम मात्रा पृथ्वी पे पहुंचने देता है, बाकी मात्रा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप सोचिए कि इस लेयर को हम अगर कम कर दें तो क्या गड़बड़ी होगी। सबसे पहला तो प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे पृथ्वी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हानिकारक विकिरणें जो होती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी के संपर्क में आने लगेगी, उनका प्रभाव पृथ्वी पे बढ़ जाएगा, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है आप लोगों ने बार बार सुना होगा, है ना। तो वही होता है कि बहुत सारे लेयर जो होती हैं, जब लेयर के पतले होने से हानिकारक विकिरणें आने लगती हैं और वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, है ना। कई सारे कारण होते हैं, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बात करें
तो ये ओजोन लेयर है जो हानिकारक विकिरणों को अवशोषित कर लेता है और हमें कई सारे बीमारियों से बचाता है। अगर हानिकारक किरणें आ सकते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, कैंसर कारक हो सकते हैं, कई सारे प्रॉब्लम हम लोग को हो सकते हैं। हमारा त्वचा डायरेक्ट उनके संपर्क में आकर के खराब हो सकता है, हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। स्किन प्रॉब्लम कई सारे हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बात आती है कि ये ओजोन लेयर है ना 1980 के बाद 1980 ईस्वी में है ना ओजोन लेयर को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा देखा गया कि 1980 में ये नोटिस किया गया कि ओजोन लेयर का जो मोटाई है वो कम पड़ रही है। फिर देखा गया कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो ये पाया गया कि हमारे बहुत सारे संयंत्रों में जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह में, अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होता है CFC। अब तो बैन लग गया, अब नहीं किया जा रहा है। 1987 के बाद इस पे रोक लगा दिया गया UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत इस पे रोक लगा दिया गया 1987 के बाद कि कोई भी जो रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी है या अग्निशामक यंत्र बनाने वाली कंपनी है वो CFC का कोई ऑप्शनल प्रोडक्ट वहां पे यूज करे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC का उपयोग नहीं करे। क्योंकि 1980 में जब ये नोटिस किया गया कि ओजोन की जो मोटाई है वो कम पड़ रही है, तो देखा गया कि इसका मुख्य कारण CFC ही था। CFC कार्बन, इसको हम लोग CF2Cl2 या आप कह सकते हैं FFCCl, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये जो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये मुख्य वजह था ये आपको इसके कम होने का, ओजोन की मोटाई के कम होने का, है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपको प्रशीतक वगैरह के रूप में उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज जिसे आप कहते हैं, अग्निशामक यंत्रों में इसे उपयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। कई सारे इसके वो उपयोग भी पूछे जाते हैं, तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन फिलहाल 1987 के बाद इस पे बैन लगा दिया गया कि नहीं, आप जो कंपनी है उसका उपयोग नहीं कर सकती हैं, आप इसके ऑप्शनल प्रोडक्ट का कोई उपयोग किए। तो वहां पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का शायद अब उपयोग किया जा रहा है वहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे। तो ये जो लेयर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अनियंत्रित प्रयोग के कारण इसका लेयर धीरे धीरे कम पड़ने लगा था, जिसके बाद इस पे रोक लगा दिया गया और फिलहाल हम लोग शायद ये लेयर जो है अब उतना कम नहीं पड़ रहा है क्योंकि इस पे बैन लगा दिया गया है। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर खुद करें तो शायद हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। हम वैसे ही चीजों का प्रयोग करें, वैसे ही प्रोडक्ट का प्रयोग करें जो हमारे लिए सही हो, एनवायरनमेंट के लिए सही हो, एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखिए। इसी विशेष में अगला आपका टॉपिक आता है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन में आपने इसमें दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा इस पे नहीं किया जा सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। इसमें दो तरह के कचरे होते हैं, एक जैव निम्नीकरणीय और दूसरा जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है कि वैसा कचरा जो आसानी से मिट्टी में डालने के बाद आसानी से सड़ गल जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड किया जा सकता हो, तोड़ा जा सकता हो, नष्ट किया जा सकता हो, वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जबकि वैसा कचरा जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड नहीं किया जा सकता हो, जिसे आप मिट्टी में डाल देते हो और आप जैसे डालते हो वो कई वर्षों के बाद भी वैसा ही पड़ा रहता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन, प्लास्टिक का बना हुआ कोई भी मटेरियल, DDT, ये सारे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, अनिम्नीकरणीय कचरा होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग कम से कम करें या ना करें। जैसे जब हम लोग बाजार जाते हैं तो हमें कागज की थैली या कपड़े की थैली लेके जानी चाहिए ताकि वहां पे हम पॉलीथीन के उपयोग को बढ़ावा ना दें। जब भी हम बाजार जाते हैं पॉलीथीन में सामान लेकर के आते हैं, तो अगर हम कागज की थैली लेके जाते हैं तो हमें पॉलीथीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम पॉलीथीन को अवॉइड करने लगेंगे तो पॉलीथीन का बनना बंद हो जाएगा और पॉलीथीन एक तरह से बैन हो जाएगा फाइनली। और पॉलीथीन अवॉइड कर दीजिए, जब आप कीजिएगा तो पॉलीथीन का निर्माण बंद हो जाएगा और पर्यावरण को एक तरह से आप बचा सकते हैं। कई
छोटी छोटी जगहों पे जब हम जाते हैं तो स्कूटर या बाइक का या गाड़ी का प्रयोग करते हैं। जहां पे आप पैदल भी जा सकते थे वहां भी आप जाने के लिए गाड़ी का उपयोग करते हैं। क्या आपने सोचा है कि उससे कई सारे पॉल्यूशन होते हैं, कई सारा प्रदूषण होता है? आपको भी हानि होती है जहां आप पैदल जा सकते थे। अगर पैदल जाते हैं तो आपको भी फायदा होता है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकते हैं, बगल में स्कूल है फिर भी हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जहां पैदल जा सकते थे। तो ये सारी व्यवस्थाओं पे हमें ध्यान देना चाहिए और ऐसे गलत उपयोग को हमें रोकना चाहिए। हमें वैसे ही उपयोग किया जाना चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो, और हमारे लिए तभी फायदेमंद होगा जब इन्वायरमेंट सुरक्षित होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा। तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारा होना चाहिए। वो चाहे आप कचरा प्रबंधन सही करके कीजिए या पर्यावरण को किसी भी तरह से गलत उपयोग से रोकिए, है ना। जैसे पेड़ पौधे लगाना होगा, है ना। पर्यावरण के पॉल्यूशन में अपना योगदान जो है कम से कम करें या न करें। हम तो कहेंगे न करें। अगर बहुत जरूरी है तभी गाड़ी निकालिए। अगर आप छोटी दूरी तक ही जाना है आपको, साइकिल से जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, तो इससे पॉल्यूशन थोड़ा सा कम होगा। अगर ऐसे सब लोग सोचने लगे तो वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी लेवल में आता है हमारा तीसरा एक टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब होता है कि किसी भी अनिम्नीकरणीय पदार्थ का कई लेवल पे जमा होकर के एक बड़े लेवल पे जमा हो जाना, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक शैवाल को एक कोई ऐसा मटेरियल मिल रहा है, तो जब आप कह सकते हैं कि किसी अनिम्नीकरणीय पदार्थ का, जैसे कोई पेस्टिसाइड है, जैसे डीडीटी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर में आपको दिख रहा होगा, आप फिगर से समझ सकते हैं कि आपने देखा कि सबसे छोटे लेवल पे यहाँ पे पीपीएम दिया हुआ है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। आप देख रहे हैं कि हर एक लेवल पे पीपीएम का वैल्यू जो है बढ़ रहा है और ऊपर सबसे ज्यादा हो रहा है। कि किसी भी जैव अनिम्नीकरणीय मटेरियल्स का कंसंट्रेशन हर एक लेवल पे, हर एक पोषण स्तर पे बढ़ जाना जो है वो कहलाता है जैव आवर्धन। यानी कि जैव आवर्धन वो क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का जो सांद्रता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, और यही कहलाता है जैव आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आप इस फिगर को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि सबसे कम लेवल पे, जहां पे लोअर लेवल पे उत्पादक के स्तर पे इसकी मात्रा सबसे कम थी, लेकिन धीरे धीरे ये उसका कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते जो है सबसे शीर्ष लेवल पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। क्योंकि किसी लेवल पे वो डिग्रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अनिम्नीकरणीय पदार्थ, और डिग्रेड नहीं होने के कारण वो हर एक लेवल पे ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण सबसे शीर्ष पे उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर सांद्रता का बढ़ जाना जैव बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन है। तो आप आसानी से बोर्ड का एग्जाम दीजिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।